हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 19 अगस्त 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 2 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मेरी बहनों के खाते में सम्मान राशि पहुंचना शुरू हुई। नए युग का सूर्योदय हुआ। हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की मेरी बहनों के खाते में सम्मान राशि पहुंचना शुरू हुई, खटाखट खटाखट। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत हर बहना को हर साल 12,000। एक नए युग का सूर्योदय हुआ है आज। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किश्त हमारी बहनों के खातों में पहुंच गई है। यह क्षण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है। हर चमकती आंख, हर खिली मुस्कान इस बात का गवाह है कि हमारा संकल्प अब साकार हो रहा है। यह महज एक कदम है उस लंबी यात्रा का, जिसकी कल्पना हमने साथ मिलकर की थी। यह योजना हमारी बहनों के जीवन में नवीन उमंग और उत्साह भर रही है। उनके सपनों को पंख लग गए हैं और आत्मनिर्भरता की ओर उनका यह प्रथम कदम है। खबर यह है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने की आपकी खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? जी सर, माइक नीचे। जी सर, बोलिए सर। सर बोलिए। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। जी। तमाम जो बातें चल रही हैं इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। जी। आपके भाजपा में शामिल भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी से भी आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, बात अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी। हाँ, तो अभी आप झारखंड में बोलने दे यार, वही बोलने दे। चलो चलो। जी जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी जी, है ना? हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, अब ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। बेटी से मिलने दिल्ली आए हैं, अभी जहां हैं वहीं रहेंगे। चंपाई। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चंपाई ने कहा कि वो किसी निजी काम के लिए दिल्ली आए हैं। कहा कि दिल्ली में उनकी बेटी रहती है, उसको देखने आए हैं। कहा कि उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के सवाल पर कहा कि अभी वो जहां हैं वहीं रहेंगे। जेएमएम द्वारा सीएम पद से हटाए जाने के सवाल पर चंपाई ने कहा कि आप इस तरह से सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। कह तो दिया कि निजी काम से आए हैं।
कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से मिलने के सवाल पर कहा कि किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। बता दें कि पूर्व सीएम एवं मंत्री चंपाई सोरेन बीती रात कोलकाता पहुंचे थे। यहां वे होटल पार्क में ठहरे थे। न्यूज एजेंसी IANS सहित कई मीडिया ने दावा किया कोलकाता में चंपाई ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। वहीं यह भी दावा किया गया था कि आज सुबह वे कोलकाता से एयर इंडिया की फ्लाइट 0769 से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। यहां वे भाजपा के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर चंपाई ने बीजेपी नेताओं से मिलने और भाजपा में शामिल होने की बात का जवाब नहीं दिया। मालूम हो कि चंपाई सोरेन के बेटे बबलू सोरेन भी 4 दिनों से दिल्ली में हैं। मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत काम से चांडिल ईचागढ़ में मादा हाथी की मौत। रात में देखे गए थे 10-12 हाथी। ईचागढ़ प्रखंड के कुताम चौगाटांड में ग्रामीणों ने रविवार की सुबह एक खेत में मादा हाथी को मृत अवस्था में देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मृत हाथिनी की उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच बताई जा रही है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि शनिवार की रात को ही मादा हाथी की मौत हुई है। सुबह ग्रामीणों के खेत की ओर निकलने के बाद इसकी जानकारी हुई। इसके बाद ग्रामीण मृत मादा हाथी की पूजा अर्चना में जुट गए। ग्रामीण अगरबत्ती दिखाकर और फूल अर्पण कर मृत मादा हाथी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि हाथी को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात 10 से 12 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड चोगाटाड़ गांव में विचरण करते देखा गया था। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि मृत मादा हाथी उसी झुंड की हो सकता है। ईचागढ़ के चायगाटांड में मादा हाथी की मौत की सूचना मिलने पर चांडिल के वन क्षेत्र पदाधिकारी मैनेजर मिर्धा ने इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि मादा हाथी की मौत कैसे हुई, यह जांच का विषय है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मादा हाथी की मृत्यु के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा है। लोगों का कहना है कि कीटनाशक दवा डाले गए खेतों में धान का पौधा खाकर हाथी की मौत हुई है, तो कोई कह रहा है कि फसल को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण बिजली का करंट लगाकर रखे होंगे, जिसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हुई है। वास्तविकता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में इस वर्ष 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। इस वर्ष सबसे पहले 6 जनवरी को आंडा गांव में कुआं में गिरकर एक हाथी की मौत हुई थी। इसके बाद 9 जून को लेटेमदा में ट्रेन की चपेट में आकर एक हाथी की मौत हुई थी। अब ईचागढ़ के चौगाटांड में मादा हाथी की संदेहास्पद स्थिति में मौत लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मादा हाथी की मौत के बाद वन विभाग की कार्रवाई में वनरक्षियों के आंदोलन का असर साफ झलक रहा है। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद भी विभागीय कर्मियों का देर तक नहीं पहुंचने का कारण भी वनरक्षियों का आंदोलन है। वहीं रविवार होने के कारण भी पदाधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने में विलंब हो रहा है। झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में अहितकारी संशोधन करके झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 बनाकर वनपाल के 100% प्रोन्नति के पद में कटौती करते हुए 50% पदों पर सीधी नियुक्ति करने के निर्णय के विरुद्ध राज्य के सभी वनरक्षी अपने सभी विभागीय कामकाज को छोड़कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 अगस्त से वनरक्षियों का आंदोलन जारी है, लेकिन उनके आंदोलन की अब तक किसी ने सुध नहीं ली है। आंदोलनरत कर्मियों का कहना है कि इसके लिए झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी स्तर से सकारात्मक पहल नहीं की गई। पलामू में मवेशियों से भरा पिकअप जब्त, 2 गिरफ्तार। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदगंज जपला मुख्य पथ पर माली रेलवे क्रॉसिंग के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की अहले सुबह मवेशियों से भरा एक पिकअप वैन पकड़ा। वैन की अधिकतम क्षमता 2 टन से कम थी, जिसमें ठूंस ठूंस कर अवैध रूप से 18 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक लाद कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान कुटुंबा बिहार के इकबाल अहमद और कटैया हरिहरगंज के अरविंद पासवान को गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने बताया कि मवेशियों को गढ़वा से बारूण बिहार ले जाया जा रहा था। उन्हें रस्सियों से बांधकर जेसीबी मशीन की मदद से वाहन में लादा गया था। पुलिस जब्त किए वाहन को थाना लाने के बाद मवेशियों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए रस्सियों को काटना पड़ा। इस अमानवीय परिवहन के कारण 3 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि बाकी की स्थिति गंभीर है। थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद मेदिनीनगर जेल भेज दिया गया है और मवेशियों के अवैध परिवहन में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। बोकारो, आदिवासी युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, 48 घंटे बाद बदहवास लौटी घर। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने शक के आधार पर 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला तब प्रकाश में आया जब युवती शनिवार की शाम किसी तरह दरिंदों के चंगुल से भागकर घर पहुंची। उसने पति व अन्य परिजनों को आपबीती सुनाई। महिला ने बताया कि 15 अगस्त की शाम वह घर लौट रही थी। तभी रास्ते में सुनसान जगह पर 4 युवकों ने पीछे से उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया और जबरन उठाकर गाड़ी से अज्ञात स्थान पर ले गए। युवकों ने उसे बंद कमरे में रखा और उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। वह किसी तरह चकमा देकर 17 अगस्त की शाम घर पहुंची। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल बोकारो में चल रहा है। बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि संदेह के आधार पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे तफ्तीश की जा रही है। पीड़िता की तरफ से थाने में लिखित शिकायत नहीं की गई है। बोकारो में कसमार में ठनका गिरने से युवक की मौत, 2 मवेशी भी मरे। कसमार प्रखंड की सिंहापुर पंचायत के रथतांड में रविवार की दोपहर ठनका वज्रपात की चपेट में आकर एक युवक चंद्रमोहन महतो की मौत हो गई। वहीं मंजूरा पंचायत के झरमुंगा में ठनका गिरने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सिंहपुर निवासी कोलेश्वर महतो का 35 वर्षीय पुत्र चंद्रमोहन महातो खेती के काम से घर से निकला था। इसी बीच तेज गरज के साथ अचानक ठनका गिरा और उसकी चपेट में आकर युवक नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पहले तो लोगों को लगा कि उसकी मौत नाले में गिरने से हुई है, लेकिन जब पुलिस की मौजूदगी में शव को नाले से निकाला गया तो युवक का शरीर आसमानी बिजली से झुलस गया था। सूचना मिलते मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम महातो समेत अन्य लोग पहुंचे और सीओ व अन्य अधिकारियों को घटना की सूचना देकर मृतक के परिजनों को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी घटना में झरमुंगा गांव निवासी धनेश्वर महातो का एक बैल व गाय की ठनका की चपेट में आकर मौत हो गई। धनबाद, गोफ में झुलसे ठेकाकर्मी की मौत, परिवार को मिला 20 लाख रुपए मुआवजा। बीसीसीएल लोधना एरिया की कुजामा परियोजना में कार्यरत एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के ठेकाकर्मी नंदन यादव शनिवार को गोफ में झुलस गया था। उसे इलाज के लिए धनबाद के असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से बात कर समुचित इलाज की व्यवस्था करवाई, लेकिन देर रात नंदन यादव की मौत हो गई। विधायक पूर्णिमा सिंह ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और रविवार को बीसीसीएल प्रबंधन व आउटसोर्सिंग कंपनी के संवेदक से वार्ता कर मृतक के 2 आश्रितों का नियोजन व परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा राशि अस्पताल में ही दिलवाई। साथ ही शव को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव बेगूसराय बिहार ले जाने के लिए एम्बुलेंस व वाहन की व्यवस्था कराई। अस्पताल में नंदन यादव की पत्नी, पुत्र प्रिंस कुमार, पिंकेश यादव, विधायक प्रतिनिधि सूरज सिंह, मृणालकांत सिंह, रत्नेश यादव, भोला प्रसाद, विकास सिंह उर्फ शेरा, घनुआडीह ओपी के एएसआई अखिलेश सिंह, बीसीसीएल के प्रबंधक डीके सिन्हा, आउटसोर्सिंग प्रबंधन के प्रतिनिधि सौरभ कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। इधर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने भी शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चंपाई ने बयां किया अपना दर्द, कहा, बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूट गया। सूबे की सियासी हलचल के बीच पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा है कि आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ
जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता? चंपाई ने कहा कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जनता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया, ना होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किससे पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है। बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं, वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुईं जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने को विवश हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है,
उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं। सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पैसे के दम पर तोड़े जा रहे हैं घर और पार्टी। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को घोड्डा में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम चुनौती देते हैं कि आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। घर और पार्टी पैसे के दम पर तोड़ी जा रही है। बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम करती है। चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं रही, अब वह बीजेपी की संस्था हो गई है। जल्द ही चुनाव आयोग की घंटी बजने वाली है। चुनाव की घंटी हमारे विरोधी बीजेपी के पास है। सीएम हेमंत ने कहा कि झाड़ू पोछा मारकर इनको गुजरात भेज देना होगा। ये गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाकर यहां आदिवासी, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यों में जहर बोने का काम करते हैं। समाज को तोड़ने के साथ घर भी फोड़ने का काम करते हैं, पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन कभी विधायक को खरीद लें, कभी उस विधायक को खरीद लो। पैसा ऐसा चीज है कि नेताओं को इधर उधर जाने में देर नहीं लगती है। खैर, कोई बात नहीं। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। कोरोना महामारी ने हमारे 3 मंत्रियों को निगल गया। भाजपा पर सीधा हमले करते हुए कहा कि इनके पार्टी में कई बड़े वकील हैं, कई लोग जज बनकर भी बैठे हैं। हम लोग नियोजन नीति बनाते हैं तो वे लोग हमें रोकने का काम करते हैं। पलामू में शनिवार शाम से गायब 2 बच्चों के शव कुएं से बरामद। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित नावाड़ी के बरवाही गांव से शनिवार शाम से 2 बच्चे गायब थे। गायब दोनों बच्चों के शव रविवार को कुएं से बरामद हुए हैं। मृतक की पहचान अंशु कुमार और गौतम कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह ग्रामीणों ने कुएं में बच्चों के शव को देखा। इसके बाद परिजनों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर रामगढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे शनिवार की शाम खेलने गए थे, लेकिन रात तक घर नहीं लौटे। वहीं रविवार की सुबह दोनों बच्चों का शव कुएं से मिला। जिस कुएं से दोनों बच्चों का शू बरामद किया गया है वह उनके घर से सटा हुआ है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। झारखंड के 14 जिलों में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। सावन महीने की समाप्ति झारखंड में भारी बारिश से होगी। मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को 14 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के दक्षिण पश्चिमी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसमें गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के मध्य एवं निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। इसमें रांची, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला खरसांवा और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 24 अगस्त तक राज्य में बारिश हो सकती है। चांडिल में मनसा पूजा के उपलक्ष्य में नियामाड़ा आयोजित। सांपों की देवी मां मनसा की पूजा के दौरान एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाए जाते हैं। जांत व झापान के अलावा देवी मनसा की पूजा में कई प्रकार के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। चांडिल प्रखंड के दालग्राम में मां मनसा पूजा पर वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नियामाड़ा का आयोजन किया गया। नियामाड़ा में भक्त व्रत रखकर जलते आग के अंगारों पर नंगे पांव चले। मनसा देवी से मांगी गई मन्नतें पूरी होने की खुशी में ये परंपरा निभाई जाती रही है। ढोल व नगाड़े की थाप पर आग के जलते शोलों पर चलने वालों में महिला, बुजुर्ग समेत हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सभी भक्तों ने अपनी आराध्य देवी मां मनसा से किया वादा पूरा किया। ये एक प्रकार की हठ भक्ति है। भक्त इसे भगवान की महिमा मानते हैं। भक्तों का कहना है कि आग में चलने के बावजूद किसी भक्त को साधारण सेप्टिक भी नहीं हुई, न ही कभी उनके पैर में छाले पड़े। दालग्राम में हठ भक्ति के इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं शनिवार की सुबह से देर रात तक मां मनसा की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। पूजा अर्चना के बाद लोगों ने बकरा, बत्तख, मुर्गा आदि की बलि दी और देवी से मन्नतें मांगी। वहीं रविवार सभी ने अपने अपने घरों में देवी का प्रसाद ग्रहण किया।
ईचागढ़ प्रखंड के आतार ग्राम में मां मनसा की पूजा के अवसर पर मेला सा नजारा था। गांव में 6 से 7 की संख्या में देवी की विशाल व आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई थी। चारों ओर उत्साह का वातावरण था। वैसे चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के अमूमन हर गांव में सांपों की देवी मां मनसा की पूजा अर्चना की जाती है। हजारीबाग में गुमशुदा महिला का शव अपने ही घर के कुएं से बरामद। रक्षाबंधन भाई बहनों के पवित्र रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने का त्योहार है, लेकिन इस रक्षाबंधन 2 भाइयों की कलाई पर एक बहन राखी नहीं बांध सकेगी। दारू थाना क्षेत्र के कोए ग्राम निवासी अवध कुमार राणा की पत्नी सुमन शर्मा 2 दिन से रहस्यमय तरीके से लापता थीं, जिसका शव घर के कुएं से बरामद हुआ। मृतका के पति ने इसको लेकर दारू थाना में आवेदन भी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपने 2 बच्चों को स्कूल पहुंचाने गया था। वापस जब घर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मैंने गांव, आसपास, परिवार, रिश्तेदार में काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके 2 दिन बाद अपने ही घर के कुएं से उसका शव बरामद हुआ। इधर धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के ग्राम बिलबेरा बस्ती निवासी मृतका की माता सरिता देवी ने भी संबंधित थाना को आवेदन दिया है और घटना की जांच की मांग की है। इस मौत के रहस्य को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आसपास के लोगों में इस मौत को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं हैं। मृतका के 2 भाई हैं और इस रक्षाबंधन उनके लिए बेहद मायूसी का समय है। लातेहार में तीसरे दिन भी वनरक्षियों की बेमियादी हड़ताल जारी। अपनी मांगों को लेकर वनरक्षी तीसरे दिन भी हड़ताल में डटे रहे। झारखंड अवर वन सेवा संघ मेदिनीगर प्रमंडल के आह्वान पर वनरक्षी मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे हैं। वनरक्षी झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में किए गए संशोधनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 7 अगस्त को राज्य कैबिनेट द्वारा पारित किए गए इस संशोधन के अनुसार 2014 की वनरक्षी नियुक्ति नियमावली में बदलाव करते हुए वनपाल पद पर नियुक्ति के लिए 100% प्रोन्नति की व्यवस्था को बदलकर 50% सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है। वनरक्षकों के 1315 पदों को प्रधान वनरक्षी के पद के लिए सृजित किया गया है। इस संशोधित नियमावली को झारखंड राज्य अवर वन सेवा नियमावली 2024 के नाम से जाना जाएगा। इस संशोधन के विरोध में राज्य के सभी वनरक्षी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वनरक्षियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर हड़ताल के कारण व्याघ्र परियोजना और अन्य वन क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रबंधन की स्थिति चिंताजनक हो गई है।